नमस्कार। बीच बहस के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय राजनीतिक नेतृत्व के समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि आखिर अब यह स्वतंत्र राष्ट्र किस राह पर आगे बढ़ेगा, हमारे नीति निर्देशक तत्व क्या होंगे, नागरिकों के मूल अधिकार क्या होंगे, हमारे कर्तव्य क्या होंगे। और इस सब के लिए आवश्यकता थी एक सशक्त संविधान की। जी हाँ, एक संविधान की आवश्यकता। और उसके निर्माण के लिए जब समिति बनाई गई उसमें एक प्रमुख जिम्मेदारी दी गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आज पूरा देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक पक्ष संविधान निर्माण के रूप में देखता है, किंतु वास्तव में कहा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उनका व्यक्तित्व, बहुत सारे ऐसे विषय उसमें जुड़े हुए हैं जो कि सामान्यतया जनता के सामने कम आते हैं। ऐसे ही जीवन के प्रसंगों को सामने लाने के लिए आज हमारे स्टूडियो में चर्चा के लिए पधारे हैं श्रीमान कन्हैयालाल जी बेरवाल। बेरवाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। कन्हैयालाल जी अंबेडकर पीठ के महानिदेशक हैं। साथ ही हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्रीमान BL बेरवा जी। बेरवा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बेरवा जी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सबसे पहले बेरवा जी, आपसे चर्चा हम ये करना चाहेंगे कि जिस समय संविधान निर्माण की बात हुई और उसमें कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, आप किस दृष्टि से देखते हैं उनकी भूमिका, किस प्रकार से, क्या उनका प्रभाव रहा संविधान निर्माण में, क्या उनकी भूमिका रही? देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहला जो सरकार के सामने और हमारे जो राजनेता हैं उनके सामने ये सवाल था कि अब इस देश को एकजुट होकर के चलाने के लिए और प्रगति के पथ पर हम चलें, सबको साथ लेकर चलें, ऐसे संविधान का निर्माण किया जाए। और उस संविधान के निर्माण के लिए महापुरुषों जो हमारे थे उन्होंने मंथन किया और फिर विदेश भी वो गए, वहाँ से भी उन्होंने मदद मांगने का प्रयास किया। जब वो इंग्लैंड गए तो वहाँ पर जो इंग्लैंड के जो हमारे शासक थे उन्होंने कहा कि आपके देश में एक महान पुरुष है, उसको इस काम में लिया जाए। और यहाँ आकर के उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संपर्क किया और उन्होंने बड़ी सहजता से इस चुनौती को स्वीकार किया। और उसके बाद में संविधान सभा का गठन हुआ और एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। उस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया। वैसे तो संविधान बनाने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी उसमें कई 6-7 सदस्य थे, लेकिन कोई सदस्य बीमार हो गया, एक मृत भी हो गया, एक विदेश चले गए, एक ने अपनी राजनीतिक और व्यावसायिक व्यस्तता के काम करने से मना कर दिया। ऐसे में संविधान निर्माण की पूरी जिम्मेदारी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कंधों पर आ गई और उन्होंने उस जिम्मेदारी को भली भांति निभाया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण की जो जिम्मेदारी उन पर आई उसे भली भांति निभाया। वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर की विद्वता उस समय केवल देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी प्रसिद्ध हो चुकी थी। अनेक विषयों का उन्होंने अध्ययन किया और विभिन्न प्रकार की डिग्रियां भी उन्होंने ली। कन्हैयालाल जी, आपसे चर्चा करना चाहेंगे इस विषय पर कि संविधान का निर्माण जो बाबा साहब ने किया, उस संविधान में भी इस प्रकार के अनेक प्रसंग उन्होंने जोड़े जिसमें ये समझ में आता है कि वास्तव में उनका मूल विचार क्या था। जिस प्रकार से संविधान में राष्ट्रवादी विषयों को उन्होंने स्थान दिया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बाबा साहब ने जब संविधान बनाना शुरू किया, जी, जैसे बेरवा जी ने बताया है, ड्राफ्टिंग कमेटी के वो अध्यक्ष थे और उसमें वो महत्वपूर्ण भूमिका उन्हीं की थी, बाकी अन्य सदस्यों का ज़्यादा योगदान नहीं हुआ। इसलिए जो जितने भी संविधान निर्माण के संबंध में समस्या आई उनका सबका सामना उनको करना पड़ा। अलग अलग विचारधाराएं थी, कांग्रेस की विचारधारा अलग थी, समाजवादी विचारधारा भी थी, साम्यवादी विचारधारा भी थी। उन सब प्रकार के लोगों का, सब विचारधाराओं का और अपने देश की विविधताओं का ध्यान रखते हुए उन्होंने उन सब का समावेश किया, संविधान में समावेश किया। उस समय की संविधान जो सभा थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा है कि उन्होंने जनता का, उनके अधिकारों का, उनके कर्तव्यों का, सबका उन्होंने समावेश किया और साथ साथ उनके मूल अधिकारों का और उनके कर्तव्यों का उसमें जो है संविधान में पूरी व्यवस्था की। उन्होंने जो है संविधान बनाते समय किसी एक विचारधारा को नहीं बल्कि सभी विचारधाराओं का, देश जो है आगे कैसे बढ़े, सभी वर्गों का उसमें योगदान हो, चाहे वो
मजदूर वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, महिला हो या अन्य किसी प्रकार के हैं, सबका पूरा योगदान और सबके हितों की बात उन्होंने की और देश के आगे निर्माण की बात उन्होंने की। संविधान बनाते समय उन्होंने विशेष तौर से समानता, बंधुत्व की बात उन्होंने की, प्रजातंत्र की बात उन्होंने की और उसी के नाते से उन्होंने बताया कि यदि भी देश जो है आज़ाद हो जाएगा और आज़ादी के बाद में अपना संविधान भी होगा, लेकिन ये जो संविधान है आगे देश में लोगों का भला कैसे कर पाएगा, ये तो यद्यपि उस समय जो लोग होंगे, इसको लागू करने वाले होंगे, उन पर निर्भर करेगा, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनकी होगी। लेकिन उन्होंने संविधान बनाने में इन सब का समावेश किया। तो संविधान बनाने में सभी विचारधाराओं का समावेश उन्होंने किया। और जैसा कि आपने बताया कि यदि देश आगे बढ़ेगा तो देश आगे तब बढ़ेगा जब इस देश का हर एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा, हर एक समाज आगे बढ़ेगा, हर एक वर्ग आगे बढ़ेगा। और उन्होंने देश के सभी वर्गों की उन्होंने इस संविधान निर्माण करते समय चिंता की। उन्होंने विचार किया कि मूल अधिकार क्या होने चाहिए, नीति निर्देशक तत्व क्या होने चाहिए। बैरवा जी, जैसा बेरवाल जी ने चर्चा में बताया कि सभी वर्गों की बातचीत उन्होंने की और वर्तमान समय में भी केंद्र सरकार का एक स्लोगन हमारे को सुनाई देता है, सबका साथ सबका विकास। यदि हम इस बात को संविधान निर्माण के समय पर लेकर जाते हैं तो ध्यान में आता है कि बाबा साहब ने भी वास्तव में संविधान निर्माण करते समय हर एक वर्ग की उन्नति के लिए ध्यान दिया, हर एक वर्ग को समुचित स्थान मिले, समुचित अधिकार मिले और साथ ही उनके कर्तव्य भी तय हों। तो कहीं ना कहीं ये विचार ध्यान में आता है कि जो आज बात चल रही है सबका साथ सबका विकास, ये बाबा साहब के मन में भी यही बात थी। जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस समय जन्म लिया उस समय हमारे देश में काफ़ी छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव का माहौल था, असमानता थी और सबको बराबरी से आगे बढ़ने का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब ने इन परिस्थितियों को पहले तो खुद झेला और झेलने के बाद उच्च शिक्षा अध्ययन कर देश में और विदेश में इनके समाधान के उपाय उन्होंने खोजे। और उसमें सबसे पहली जो बात थी वो ये थी, यदि इतने बड़े देश में जैसे आज हमारी 125 करोड़ की आबादी है, यदि इस आबादी का अधिकांश संख्या पॉपुलेशन वो यदि एक जो मिनिमम स्तर है उससे नीचे हो, उनको खाने को दाने नहीं हो या उनको शिक्षा का अधिकार नहीं हो या वो देश की उन्नति में बराबर की भागीदारी नहीं निभा सकें, तो वो राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। ये उनकी सोच थी और इसीलिए उन्होंने सबकी बराबरी का अधिकार दिया। विशेषकर जो कमज़ोर पिछड़े लोग थे जिनको ये अधिकार नहीं मिल रहे थे उनको उन्होंने ये अधिकार दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा साहब ने सिर्फ उनके लिए ही काम किया, बल्कि बाबा साहब ने एक विशेष पिछड़े वर्ग को ऊंचा उठा करके उनके बराबर ला करके और राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान के लिए उन्होंने तैयार किया। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान बना रहे थे उस समय भी उन्होंने जो जैसा कि चर्चा की गई है कि नीति निर्देशक तत्व बनाए, मूल अधिकार बनाए, इवन जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें ही उन्होंने अपना ऑब्जेक्ट जो है उद्देशिका जिसे हम कहते हैं, उसमें इस बात को जाहिर कर दिया कि वो संविधान किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, किसी एक जाति के लिए नहीं है, किसी एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इस देश के हर नागरिक के लिए है। समानता सबके लिए चाहिए, भाईचारा सबके अंदर होना चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बाबा साहब ने सभी वर्गों को ध्यान में रख कर के किया। और जहाँ तक आज की बात है, सबका साथ सबका विकास, ये जो नारा है ये संविधान की मूल भावना के अनुरूप है और इसके पीछे भी यही ऑब्जेक्ट है कि सबका साथ कैसे मिले। देश के 125 करोड़ लोगों का साथ मिलेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। और कुछ लोगों का साथ नहीं मिल रहा है तो किन परिस्थितियों में नहीं मिल रहा है? क्या उनको शिक्षा नहीं मिल रही है? क्या उनको काम करने का मौका नहीं मिल रहा है? क्या उनको जॉब नहीं मिल रहे हैं? तो ये सब बातों को देखने से ये मालूम पड़ता है कि जो वर्तमान सरकार ने जो नारा दिया है ये भी कहीं न कहीं बाबा साहब का जो सोच है उससे ये संबंध रखता है कि सबको आगे लेके किस तरह से बढ़ा जा सके।
तो बेरवा जी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार ने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, इसके पीछे भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चिंतन रहा होगा। कहीं ना कहीं उनकी कार्यप्रणाली और उनका विचार मंथन ऐसा था कि जिसका प्रभाव वर्तमान सरकार के राजनीतिक नेतृत्व पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। बेरवाल जी, जैसा कि बेरवा जी ने अभी चर्चा में बताया कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ और उन्होंने जिस प्रकार की समाज में विषमताएं झेली, एक तरफ हम बात करते हैं कि हमारा समाज, हमारा राष्ट्र इस प्रकार का रहा है, हमारे आदर्श इस प्रकार के रहे हैं, जहां भगवान राम स्वयं शबरी के झूठे बेर खाते हैं, जहां भगवान राम केवट को गले लगाते हैं। फिर कालांतर में ऐसी क्या परिवर्तन हुए होंगे जिसके कारण समाज में भेद की स्थितियां बनी और फिर उनके निराकरण के लिए जाकर महापुरुषों को बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत काम करना पड़ा। किस कारण से ये विभेद उत्पन्न हुए होंगे? बाबा साहब बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे जी। उन्होंने देश की एकात्मता की बात उन्होंने की, उसको आगे बढ़ाया। इसके लिए उन्होंने सभी वर्गों को साथ लिया और सभी वर्गों के विकास की बात उन्होंने की। जब देश आज़ाद हुआ उस सबसे बड़ी समस्या देशी रियासतों की आई। उस समय वो उस समस्या को बाबा साहब ने इस राष्ट्र की एकात्मता के लिए उसमें विशेष प्रयास करके बाबा साहब का योगदान रहा कि सबको उन्होंने एक साथ लिया। इसी प्रकार से जो उस समय देश में विभिन्न वर्ग थे, उस समय का तथाकथित जो दलित वर्ग जो था, या जो वंचित वर्ग था, या जो छुआछूत से पीड़ित था, जो देश की आबादी के लगभग चौथाई हिस्सा जो थे, उनके साथ जो अन्याय हो रहा था, उनको साथ लेकर के उन्होंने उनको आगे बढ़ाया। यद्यपि जो है लोग बाबा साहब को केवल दलितों के मसीहा के नाते से, इसी नाते से मानते हैं कि क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग था और जब तक वो वर्ग मुख्य धारा में नहीं आए, राष्ट्रीय विकास में उसका योगदान नहीं हो, तब तक ये देश राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने संविधान बनाते समय ही इस बात का विशेष विचार किया और इसके लिए उन्होंने जो दलित वर्ग है, वंचित वर्ग है, निम्न वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उनको साथ लेने के लिए उनके संविधान में प्रावधान किए। उनकी उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए उन्होंने बाकायदे संविधान में जो 16(4) जो है सब क्लास उन्होंने जोड़ा, ताकि उनको विशेष रियायत दे करके उनको मुख्य धारा में लाए जा सके। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि चर्चा ये होती है कि बाबा साहब ने केवल अनुसूचित जाति या जनजाति के उत्थान की बात ही कही, बल्कि जो आरक्षण का प्रावधान उन्होंने किया, वो जो उस समय का जो वीकर सेक्शन थे, चाहे वो SC/ST वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, और उसी के तहत आज जो आरक्षण महिला वर्ग के लिए और जो दूसरे पिछड़े वर्ग के लिए दिया है, उसी के नाते से दिया है। तो बाबा साहब ने सबके विकास की बात की, उनको समान लाने की बात की। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि यद्यपि ये जो वर्ग, पिछड़ा वर्ग या अछूत वर्ग जिसको कहना चाहिए, कालांतर में यदि अपन बात करें, प्रारंभ में ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आई जिस कारण से ये वर्ग अछूत वर्ग हो गया और इसके कारण से अपना देश का पतन हुआ। जो अपन हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, देखते हैं तो उसमें कहीं ऐसा नहीं मिलता, लेकिन कालांतर में विकृतियों के कारण से जो ये आया, उसको मिटाने के लिए उन्होंने सामाजिक दृष्टि से भी प्रयास किए, उन्होंने लगातार संघर्ष किया और बाद में जब संविधान निर्माण का विषय उनके पास आया तो उन्होंने संविधान में ऐसी व्यवस्था कर दी ताकि ये वर्ग आगे बढ़ सके, उन्नति कर सके और समाज की मुख्य धारा में आ सके। तो कहा जा सकता है कि हिंदुत्व की जो जीवन शैली है, उस मूल जीवन शैली में तो अस्पृश्यता को कहीं कोई स्थान नहीं था, लेकिन कालांतर में जो विकृतियां आई, कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस प्रकार के ढकोसले करना प्रारंभ किया। तो इस बारे में एक स्थान पर आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि अस्पृश्यता वास्तव में क्या है? अस्पृश्यता केवल स्पृश्य लोगों के दिमाग की एक सनक है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर ने काम किया ऐसे वर्ग के लिए भी जो उस समय राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रहा था। और वास्तव में दिमाग में बात तो यही थी बैरवा जी कि ये राष्ट्र समुचित रूप से विकसित हो, ये राष्ट्र तरक्की करे, और तरक्की तभी कर सकता है जबकि हर एक वर्ग उसमें अपना योगदान दे। क्योंकि आप रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपसे ये जानना चाहेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने श्रमिकों के कल्याण के लिए, किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए क्या उनका चिंतन था, किस प्रकार से वो स्वप्न इनके लिए देखते थे? जब देश आज़ाद हुआ और सरकार का गठन हुआ तो बाबा साहब को देश का पहला कानून मंत्री बनाया गया और साथ साथ उनको श्रम मंत्रालय भी दिया गया। तो उस समय उन्होंने श्रमिकों के हित में अनेकों कार्य किए। भारतीय संविधान के निर्माण के समय भी श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए अनेकों प्रावधान किए
और जब वो मंत्री थे उस समय भी उन्होंने श्रमिकों के हित में अनेकों काम किए। जैसे पहले कार के घंटे निर्धारित नहीं होते थे एक समय में जी। फिर 12 घंटे निर्धारित हुए और उसके बाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको कार के 8 घंटे निर्धारित करवाए। इसके अलावा जो मिनिमम वेजेज एक्ट लागू हुआ जिसमें एक श्रमिक को जो मिनिमम तनख्वाह वेतन मिलना चाहिए उसका उन्होंने प्रबंध किया। और जो श्रमिकों को श्रम स्थल है उस पर उनकी सुरक्षा के अनेकों प्रावधान किए उन्होंने। जैसे उनको एक मेडिकल की सुविधा है, चिकित्सा की सुविधा, उनके भविष्य को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पेंशन वगैरह और दूसरे जो प्रबंध हैं ये उन्होंने लागू करे। तो बाबा साहब ने श्रमिकों के लिए अनेकों ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आज श्रमिक वर्ग है वो सुरक्षित है और उनका आभारी भी है। और उसी कारण से हमारे जो देश के अंदर जो पहले पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते थे वो उनका जन्म हुआ और अच्छे ढंग से वो संचालित भी हुए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बाबा साहब ने श्रमिकों के लिए बड़ा भारी योगदान उनका है। तो श्रमिकों के लिए भी बाबा साहब का बड़ा भारी योगदान है। वास्तव में कहीं ना कहीं उस समय वातावरण में ये गूंज होगी कि क्या हुआ गरीब का, क्या हुआ किसान का, हल नहीं हुआ है प्रश्न रोटी का मकान का। बाबा साहब ने इन सब विषयों पर भी चिंतन किया, विचार किया और श्रमिकों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए भी नए नए विचार उन्होंने इस राष्ट्र के समक्ष रखे। बेरवाल जी, ये तो बात हुई श्रमिकों के कल्याण की, लेकिन जब हम बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि विकास को लेकर भी उनका एक विशिष्ट प्रकार का दृष्टिकोण था। आज बातें होती हैं ऊर्जा के उत्पादन की, आज बात होती है जल संरक्षण की, बात होती है नदियों को जोड़ने की। अनेक स्थानों पर बाबा साहब के साहित्य में भी उनके विकास के दृष्टिकोण को लेकर अनेक प्रसंग आते हैं। बाबा साहब विकास को लेकर क्या विचार रखते थे, क्या किस स्तर पर उनका विचार था, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? जैसा कि बेरवा जी ने बताया है श्रम कल्याण की बात, मैं यहाँ ये और जोड़ना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने आज़ादी के बाद में ही नहीं बल्कि आज़ादी के पहले भी जी। जब वो वायसराय के कैबिनेट के सदस्य रहे उस समय भी उन्होंने 42 से लेकर के 46 तक उन्होंने श्रम कल्याण के लिए इतने प्रयास किए। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने आज़ादी के पहले क्या किया, तो वो उस 5 साल का बल्कि तो वो तो संघर्ष, लगातार संघर्ष करते रहे। विशेष तौर से उस वर्ग के लिए संघर्ष करते रहे जो पिछड़ा था, जिसमें किसान भी था, दलित भी था, मजदूर भी था, उन सब के लिए उन्होंने प्रयास किए। और उसके लिए जितने कानून बने हैं उस समय महत्वपूर्ण जो है फैक्ट्री एक्ट बना, वो उनके आज़ादी के पहले उन्होंने बनाया, 1946 में उन्होंने वो बनाया। इसके अलावा जितने भी कानून बनाए उन्होंने सब बनाए। किसानों की चिंता उन्होंने उस समय की, छोटी जोत की बात उन्होंने उस समय की कि छोटी जोत के कारण से किसानों को नुकसान हो रहा है, उसका कैसे उनको लाभ मिले, उनको जो है मूल्य कैसे उनका पूरा मूल्य मिले, इसकी बात उन्होंने उस समय की, जो कि जिसकी आज समर्थक मूल्य की आज बात करते हैं। इसलिए उन्होंने जो है इस प्रकार की बातें उन्होंने की। लेकिन साथ में मैं कहना चाहता हूं उन्होंने उसी समय नदियों को जोड़ने का कंसेप्ट उन्होंने उस समय दिया, जो आजकल प्रयास चल रहा है, पानी के संरक्षण की बात चल रही है, ताकि आज सबसे ज़्यादा देश के विकास में पानी की आवश्यकता है। और उन्होंने उस समय नदियों को जोड़ने की बात की। दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो बना वो उनका जो है विचार था, उस समय बहुत बड़ी नदी घाटी योजनाएं बनी, ताकि नदी घाटी योजनाएं बनने से एक तो बिजली उत्पन्न होगी, तथा साथ साथ जो आवागमन के साधन हैं वो भी बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आवागमन के साधन बढ़ने से, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने से और साथ साथ विद्युत उत्पादन, एनर्जी बढ़ने से ये देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान होगा। ये विचार उन्होंने आज़ादी के बाद उन्होंने जब की, और आज हम जानते हैं कि उन्हीं के विचारों के आगे वो जो विचार है आज भी देश आगे बढ़ रहा है और उन्नति कर रहा है। उन्हीं के विचारों के आधार पर देश आगे बढ़ रहा है और उन्नति भी कर रहा है। वास्तव में बाबा साहब अंधश्रद्धा के भी विरोधी थे। बाबा साहब कहते थे कि अंधश्रद्धा से हमें दूर होना है, हमें स्वयं बुद्धिमान बनना है, हमें स्वयं अपने स्वयं को आलोकित करना है, और आलोकित हो सकते हैं हम ज्ञान से, प्रकाश से। तो बैरवा जी, बाबा साहब का शिक्षा पर बहुत जोर रहता था, और कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो जिस वर्ग के लिए बहुत अधिक चिंतित रहते थे, जो वर्ग अपनी पूरी शक्ति इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में इसलिए नहीं लगा पाते थे क्योंकि उनके साथ उस समय भेदभाव होता था। तो बाबा साहब ने कई स्थानों पर यह भी कहा है कि उसका एक बड़ा कारण अशिक्षा है। बाबा साहब ने जो स्थान प्राप्त किया उसमें बहुत बड़ा योगदान शिक्षा का भी है। शिक्षा को लेकर उनके क्या विचार थे, और समाज में
जो पिछड़ा हुआ तबका जिसे कहा जा सकता है, जहां तक शिक्षा की किरण नहीं पहुंची, वहां शिक्षा की किरण कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं ही इस बात के उदाहरण है कि शिक्षा यदि किसी को मिल जाती है तो वो कुछ भी कर सकता है, और उसकी सोच में बदलाव आता है, उसके मन मस्तिष्क का विकास होता है। और यदि शिक्षा नहीं है तो वो एक पशु के समान है आदमी। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसीलिए ये नारा दिया कि सबसे पहला नारा था शिक्षित बनो। उन्होंने जो इस देश के दलित आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, जो अशिक्षित थे, ज़्यादातर उनमें अशिक्षित थे, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था या उनकी परिस्थितियाँ नहीं थी, तो उनको उन्होंने ये नारा दिया कि शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, और उसके बाद आप संगठित रहो और फिर संघर्ष करो अपने अधिकारों के लिए। तो उनका सबसे ज़्यादा जोर शिक्षा पर था। मैं यहाँ थोड़ी सी बात और भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, ये आज धीरे धीरे इस शिक्षा का निजीकरण होता जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन, और शिक्षा, असमान शिक्षा एक तरह से देश में व्याप्त हो गई है। मतलब एक गरीब घर का आदमी आज भी अच्छे कॉलेज में शिक्षा नहीं ले सकता। आज भी गरीब घर के आदमी को सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ता है। तो ये जो असमान शिक्षा है, ये दूर करनी चाहिए और समान शिक्षा का एक कानून देश में लागू करना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो बाबा साहब का जो सपना है वो वास्तव में पूरा होगा। क्योंकि आज आप देखते हैं कि एक बड़े कॉलेज और बड़े स्कूल हैं, उनमें प्रवेश लेने में आज भी गरीब घर के जो बुद्धिमान जो छात्र होता है उसको प्रवेश लेने में कठिनाई होती है। तो बाबा साहब का जो सपना है वो जब भी पूरा हो सकता है जब सबको समान शिक्षा का अधिकार हो, शिक्षा का निजीकरण रुके, तभी हम उनके ऑब्जेक्ट को पूरा कर सकते हैं। तो एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, कहीं राष्ट्रवाद की कर रहे हैं, कहीं हम सबका साथ सबका विकास की कर रहे हैं, कहीं हम है जो विकास की, नदी को जोड़ने की, ऊर्जा की बात कर रहे हैं। ये बात पहले कभी होती नहीं थी। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब का 125वां जयंती समारोह पूरे देश और विदेश में मनाया, उनके अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्मारक उन्होंने बनाए, और संविधान का जो प्रियम्बल है उस पर 26 नवंबर 2016 को जो 2 दिन तक लगातार चर्चा करवाई, तो हमारे जो देश के लोग हैं उनको पहली बार ये मालूम पड़ा कि भारतीय संविधान को बनाने में बाबा साहब की कितनी उच्च सोच थी, क्या सोच, और सबके हित के लिए उन्होंने काम किया। उसके बाद से बाबा साहब को सभी वर्ग के लोग मानने लगे हैं, और सभी जो पहले अकेले दलितों का मसीहा कहते थे वो भी अब बाबा साहब को मानने लगे हैं। तो ये एक बड़ा भारी बदलाव इन दिनों में ये भी आया है जी। तो केवल बाबा साहब दलितों के मसीहा ही नहीं थे, इस राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए भी, जैसा हमने शुरू में भी चर्चा की कि वास्तव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन के अनेक ऐसे पहलू हैं जो उतनी प्रखरता से जनता के सामने नहीं आए, और हमारा प्रयास यही है कि उन्हीं सब विषयों को भी हम जनता तक लेकर जाएं। बेरवाल जी, कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र की आधी आबादी वहाँ की महिलाएं हैं, और यदि महिलाएं शिक्षित नहीं हैं, महिलाएं सबल नहीं हैं, तो वह राष्ट्र जितनी उन्नति कर सकता है उतनी नहीं कर पाएगा। महिला सशक्तिकरण पर भी बाबा साहब का बहुत जोर रहता था, प्रमुखता से। महिला सशक्तिकरण को लेकर किस प्रकार के विचार उनके थे, उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? महिला शक्ति और महिला सम्मान की बात जी बाबा साहब काफ़ी करते थे, और उन्होंने इसके लिए बहुत प्रयास भी किए। महिला केवल दलित वर्ग की महिलाएं नहीं, बल्कि सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए भी उन्होंने प्रयास किए। उन्होंने विशेष तौर से दलित वर्ग की महिलाओं को कहते थे वो कि आपको बिल्कुल जो सवर्ण महिलाएं हैं उनकी तरह ही अपना रहन सहन रखना चाहिए, उसी प्रकार के कपड़े पहनना चाहिए, और अपना पूरा रहन सहन, खान पान, बाकी सब उसी प्रकार से रखना चाहिए, ताकि आपको ये नहीं लगे कि हम किसी अलग वर्ग से हैं। बल्कि साथ साथ वो संपन्न महिलाएं हैं, सवर्ण महिलाएं थी, उनको भी जो है शिक्षा के लिए उनके सम्मान की बात करते थे। आज भी जो संविधान में जो महिलाओं को आरक्षण जो मिला है, एक्चुअली वो उस समय की व्यवस्था बाबा साहब ने की थी कि महिला एक पिछड़ा वर्ग है, कमजोर वर्ग है, इसलिए इसको समान लाने के लिए, समकक्ष लाने के लिए उन्होंने उस समय प्रावधान कर दिया था। और महिला शिक्षा का जहाँ तक उद्देश्य है, मेरा कहना है कि महिला शिक्षा के लिए उन्होंने उस समय प्रयास किए। आज हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, बेटी पढ़ाने की बात उन्होंने की। उन्होंने उस समय कहा कि
बालिकाओं को पढ़ने के लिए, स्कूल तक लाने के लिए, अध्ययन स्थान तक लाने के लिए उनको लिए आवागमन की व्यवस्था करनी चाहिए। जो आज है, उन्होंने ये उस समय बात की, क्योंकि समाज में महिलाओं की जो स्थिति है, बालिकाओं की जो स्थिति है, वो दूरी के कारण से स्कूल नहीं जा पाती, इसलिए उनको वो आजकल जो साधन चले हैं, जैसे उस समय उन्होंने कही कि बालिकाओं को लाने के लिए घर से लाना और उनको स्कूल तक छोड़ने की जो है वाहन की व्यवस्था की जाए। और उन्होंने व्यवस्था उस समय वो, क्योंकि वो तो शिक्षा के क्षेत्र में रहे भी, वो जो है मर्केंटाइल जो उसमें जो प्रोफेसर रहे, ला के प्रोफेसर रहे, मर्केंटाइल ला के प्रोफेसर रहे, तो जहाँ जहाँ वो पढ़ाई का, अध्यापन का उन्होंने काम किया, उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं करवाई। इस प्रकार से महिलाओं के विकास की बात, महिलाओं को समकक्ष लाने की बात और महिलाओं की शिक्षा की बात, ये बातें और जो समाज की कुरीतियां उस समय महिलाओं को लेकर के थी, उसको मिटाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। तो महिलाओं के सम्मान की बात, महिलाओं के शिक्षा की बात, ये और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात भी डॉक्टर अंबेडकर करते थे। वास्तव में हमारे यहाँ तो कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ महिलाओं के सम्मान की जो घुट्टी बचपन से पिलाई जाती है, और उसी में कालांतर में यदि कुछ दोष आए हैं, कुछ विकृतियां आई हैं, उनको दूर करने के लिए महापुरुषों ने काम किया है। बैरवा जी, साथ में हम बात करना चाहेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के विभिन्न पहलुओं की हम चर्चा कर रहे हैं। केवल दलितों के मसीहा ही नहीं थे, पूरे राष्ट्र के लिए काम किया, समाज के हर एक वर्ग के लिए काम किया। यदि हम एक वाक्य में बात करें कि सामाजिक उत्थान, उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर का क्या, किस प्रकार से उनकी भूमिका रही, इस पर आपका क्या कहना है? सामाजिक उत्थान के बारे में भी मैं बात करूंगा। एक महिला सशक्तिकरण पर एक विचार मेरे दिमाग में है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के उत्थान के लिए हिंदू कोड बिल पास करने का प्रयास किया जी। और उन्होंने उसको, उसमें जो हिंदुओं में जो महिलाएं हैं जिनको जैसे संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं था, अनेकों ऐसी बुराइयां व्याप्त थी जिनसे महिलाओं को अधिकार नहीं मिले हुए थे, तो उसके लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल तैयार किया। और जब वो पास नहीं हुआ तो उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र भी दे दिया। तो महिला सशक्तिकरण के लिए उनका इतना बड़ा त्याग था कि उन्होंने मंत्री पद से भी त्याग दिया। और उसके बाद से लेकर अब तक की जो सरकारें हैं, उन्होंने धीरे धीरे पीस मिल के अंदर जो हिंदू कोड बिल के अंदर प्रावधान थे उनको स्वीकार किया। और आज महिलाओं को जो पढ़ने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार या पिता की संपत्ति में अधिकार, ये जो मिले हैं, ये हिंदू कोड बिल की देन है। तो मैं ये कहता हूँ कि आज जो महिलाओं की स्थिति है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण है। शायद महिलाओं को ये पता नहीं है, और जब उनको, जिन महिलाओं को ये पता लगता है तो वो भी बाबा साहब को उतना ही पूजने लगती है जितना दलित वर्ग के जो लोग हैं वो पूछते हैं उतना ही। हाँ, तो ये एक प्रकार से कहा जा सकता है कि बाबा साहब का व्यक्तित्व बहुआयामी था और उन्होंने जिस प्रकार से विचार इस देश के समक्ष रखे। लेकिन एक बात यदि इस चर्चा में हम नहीं करेंगे यदि बेरवाल जी, तो मुझे लगता है चर्चा अधूरी रहेगी। जब बात आती है राष्ट्रवाद की और बात आती है डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की, तो राष्ट्रवाद के विषय में जब बात आती है तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि कम्युनिज्म और वंचित वर्ग, उसके बीच में मैं खड़ा हूं। आप किस दृष्टि से देखते हैं? उस समय साम्यवादी विचारधारा जोरों पर थी जी। लेकिन बाबा साहब ने संघर्ष का जो है विरोध किया है। उन्होंने बंधुत्व की बात की, सबको साथ लेने की बात की। और इसी नाते से बाबा साहब कहते हैं कि यदि मैं उस समय जो दलित वर्ग है, जो आक्रोशित है, यदि मैं उसका साथ नहीं दूंगा, यदि उसके हितों की बात नहीं करूंगा और यदि वो उनके हित नहीं सदेंगे, तो निश्चित रूप से वो आज जो कम्युनिज्म है उसकी तरफ बढ़ेंगे। इसलिए कम्युनिज्म की तरफ जाने के लिए बाबा साहब ने उनको रोका। और बाबा साहब कहते हैं जो है कि जो कम्युनिज्म के बीच में विशेष तौर से जो दलित वर्ग बढ़ रहा है, इसमें सबसे बड़ा बाधक मैं हूँ। और साथ साथ जो सवर्ण वर्ग है वो यदि कम्युनिज्म जा रहा है तो उसकी तरफ जो आरएसएस के उस समय के सरसंघ चालक रहे हैं, गोलवलकर जी जो हैं वो हैं। तो ताकि उस समय जो ये कम्युनिज्म विचारधारा थी उस पर विराम लगा। तो संघर्ष की बात करते थे, जो एक पक्षी बात करते थे, उस पर विराम लगा। और बाबा साहब ने सब प्रकार के वर्गों की, सबके हितों की बात की और संघर्ष से नहीं बल्कि बंधुत्व भाव से आगे बढ़ने की, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की। तो डॉक्टर अंबेडकर ने
अनेक स्थानों पर यह कहा कि राष्ट्र मेरे लिए प्रथम है, राष्ट्रवाद मेरे लिए प्रथम है, और उन्होंने कहा कि कम्युनिज्म और वंचित वर्ग के बीच में मैं खड़ा हूं। वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र हित के साथ खड़े थे, डॉक्टर अंबेडकर इस राष्ट्र के विकास के लिए खड़े थे। और कहीं ना कहीं बात यदि आती है सबके उत्थान की, सबके विकास की, तो हमारे यहाँ कहा गया है जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यही विचार मूल रूप से हमारा तत्व है, यही विचार है। आज डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर हमारे से आपने बेरवाल जी चर्चा की। बेरवाल जी, आप भी स्टूडियो में पधारे, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार।